यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं। ब्रेक से पहले हमने बहुत सारी सेक्शन पढ़ी, और कौन कौन सी सेक्शन ब्रेक से पहले पढ़ी थी? तो ब्रेक से पहले हमने आपकी जो सेक्शन पढ़ी थी 194D दलाल, इंश्योरेंस कमीशन एजेंट। 194G गैम्बलिंग कौन सिखाता है? लॉटरी एजेंट। H मतलब हाउस प्रॉपर्टी, आप भाड़े पे लेते हो या अगर बेचते खरीदते हो तो उसमें कमीशन ब्रोकरेज देना पड़ता है, तो 194H। उसके बाद में मैंने आपको बताई थी वो वाली सेक्शन, दैट इज द 194 आपका DA, दैट इज आफ्टर डेथ, डेथ आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी 194E। इज एक्स्ट्रा इनिंग नॉन रेजिडेंट 194I। आई को कैसे याद रखोगे? अभी आई फॉर रेंट कैसे याद रखोगे? आई फॉर रेंट कैसे याद रखोगे? आई फॉर रेंट कैसे याद रखोगे? आप बताओ मुझे, आई फॉर रेंट कैसे याद रखोगे? तो चलिए अब उसके बाद में एक और सेक्शन पढ़ते हैं, एंड दैट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 194 IA। IA एंड 194 IA। आई को आप कैसे याद रखोगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ी, उसमें तो प्लांट एंड मशीनरी भी था, फर्नीचर भी था। आई को कैसे याद रखोगे? कुछ ऐसा बनाओ ना। एक बात समझो, आप लोग सब CA फाइनल में हो, आप लोग इतने बड़े हो गए हो, और आई का मतलब होता है मम्मी, मतलब हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं आई। आई मीन्स मम्मी, अपनी माँ को आई बोलते हैं। आई तुझा आशीर्वाद, ऐसा बाइक के पीछे लिखा होता है यहाँ पे, आई तुझा आशीर्वाद। तो मम्मी को, आपको लगता नहीं कि आप लोग जो है वो आप घर पे रह रहे हो करके, ठीक है, इतने सालों से तो घर पे रह रहे हो, तो आपको अपनी आई को रेंट देना चाहिए। आपको लगता नहीं, क्योंकि आप कमा के तो दे नहीं रहे हो, इतने बड़े बड़े हो गए हो सब। और भैया जब बड़े बड़े हो गए हो तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी आई को रेंट देना चाहिए। तो आई को रेंट देना चाहिए 194I। आई मीन्स रेंट करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में एक सेक्शन है 194IA। 194IA बोलती है, 194IA इज वेरी सिंपल सेक्शन। ये सेक्शन बोलती है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप एक्वायर करते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर, IA मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप एक्वायर करते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में इरफान बोल रहा है कि सर तो सबके ऑफिस में सेक्शन, अरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑडिट में बेचारे को उनको पता ही नहीं रहता करके TDS के बारे में। तो IA मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी आप एक्वायर करते हो। सबसे पहली चीज सर, इस सेक्शन में पेयर कौन होना चाहिए? इस सेक्शन में पेई कौन होना चाहिए? इस सेक्शन में रेट क्या है? और इस सेक्शन में कंडीशन क्या है? तो देखिए बेटा, सबसे पहली चीज इधर ध्यान देना, ये जो सेक्शन है 194IA, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, इस सेक्शन में इस बार एक अमेंडमेंट भी है। सबसे पहली चीज तो पेयर कौन होना चाहिए? तो पेयर में लॉ मेकर्स बोलते हैं एनी पर्सन। एनी पर्सन में यहां पे बायर कोई भी हो सकता है, बायर, क्योंकि बायर कंसिडरेशन पे करेगा सेलर को, तो बायर TDS काटेगा। पेयर इज एनी पर्सन। सर पेई कौन होना चाहिए? तो पेई इज गाइस रेजिडेंट पर्सन, मींस कोई भी रेजिडेंट पर्सन है, सेलर है इसमें रेजिडेंट पर्सन। अगर आप रेजिडेंट पर्सन से इमूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में TDS कटेगा। यहां पे TDS का रेट क्या रहेगा? तो गाइस यहां TDS का रेट रहेगा 1% ऑफ द कंसिडरेशन, मींस जो आप कंसिडरेशन पे करेंगे, या फिर SDV, कंसिडरेशन और SDV विच एवर इज हायर। मींस यहां पे जो TDS कटेगा वो TDS 1% ऑफ आइदर कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर पे TDS कटेगा करके, ठीक है, विच एवर इज हायर। तो 1% ऑफ कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। यहां पे जो ये SDV वर्ड यूज किया है ना, ये इसी साल से ऐड किया है। पहले यहां पे SDV वर्ड नहीं हुआ करता था, सिर्फ 1% ऑफ कंसिडरेशन था। निर्मला सीतारमण जी ने बोला ऐसा कैसे, तो इन्होंने बोला कि अब TDS कटेगा आइदर 1% ऑफ कंसिडरेशन या फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर रहेगा, उस पे आपको 1% की रेट से TDS काटना है, बायर काटेगा सेलर का। अब यहां पे एक और चीज समझना आप लोग, इसमें कंडीशन यह है कि इसमें TDS तभी काटना है जब आपका कंसिडरेशन है ना,
या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख रुपीज और मोर है, मींस 50 लाख रुपीज और मोर है, या तो कंसिडरेशन या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज 50 लाख रुपीज और मोर है तो टीडीएस काटना है। कंसिडरेशन और एसडीवी मींस आइदर कंसिडरेशन और एसडीवी है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर 50 लाख रुपीज और मोर है तो टीडीएस काटना है। दोनों अगर लेस देन 50 लाख है तो टीडीएस नहीं कटेगा। दोनों में से कोई भी अगर 50 लाख रुपीज और मोर हो गया तो यहां टीडीएस कटेगा। तो देखो यहां एग्जैक्ट 50 लाख हो गया तो भी टीडीएस कटेगा। जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसका कंसिडरेशन है फॉर एन एग्जांपल 48 लाख, लेकिन उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो 52 लाख है, तो क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, टीडीएस कटेगा, बिकॉज एक चीज 50 लाख या उससे ज्यादा हो गई। तो कंसिडरेशन और एसडीवी 50 लाख रुपीज या उससे ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। तो यहां पे 52 लाख रुपीज है, उस पे आपको 1% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। तो 1% ऑफ द कंसिडरेशन और एसडीवी विच एवर इज हायर, हायर कितना है 52 लाख है, तो 52 लाख पे आप टीडीएस काटेंगे। दिस इज द अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2022। पहले इसमें सिर्फ वर्ड कंसिडरेशन यूज किया था, यहां एसडीवी यूज किया इसी साल से निर्मला सीतारमण जी ने। अब एक बात समझना, क्वेश्चन ये आता है, आप बोलते हैं सर कंसिडरेशन या एसडीवी 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, बहुत बार क्या होता है, जैसे बिल्डर से आपने घर खरीदा, तो बिल्डर क्या करता है, बिल्डर से आपने घर खरीदा और बिल्डर ने मान लो फ्लैट कॉस्ट लगाई, बोलता है फ्लैट कॉस्ट है वो आपका 45 लाख है। लेकिन बहुत बार बिल्डर क्या करता है, आपसे पार्किंग का पैसा भी लेता है कि पार्किंग का आपको 3 लाख रुपीस लगेगा। उसके बाद उसने क्या किया, सोसाइटी का चार्जेस भी लिया कि सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस एडवांस देना पड़ेगा आपको, 2 लाख रुपए सोसाइटी का चार्जेस ले लिया। उसने मान लो अदर चार्जेस और ले लिए कुछ 2 लाख रुपीस, तो यहां टोटल आ गया आपका 52 लाख। क्वेश्चन ये आता है क्या टीडीएस कटेगा या नहीं? आंसर इज यस। एक चीज समझना, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो बिल्डर से और बिल्डर क्या करता है, मेनी टाइम इंसिडेंटल चार्जेस साथ में लेता है। इंसिडेंटल चार्जेस बिकॉज ये सेल के इंसिडेंटल है, आपको पार्किंग भी दिया है, उसने सोसाइटी चार्जेस भी लिया है, एडवांस मान लो इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस भी लिया है। तो यहां पे ये जो टोटल देखा जाएगा, टोटल कितना है, टोटल इज 52 लाख, इट इज अ 50 लाख रुपीज और मोर, तो यहां पे टीडीएस कटेगा। तो एनी जो इंसिडेंटल चार्जेस करके, जैसे क्लब मेंबरशिप फीस भी दे दिया आप खुद को कि आपको बोला कि क्लब की मेंबरशिप मिलेगी, उसके लिए पैसा दीजिए, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका टीडीएस कटेगा। मींस यहां पे आपका टोटल देखा जाएगा इंक्लूडिंग दैट इंसिडेंटल चार्जेस जो बिल्डर ने कलेक्ट किया है। अब एक चीज समझना, ये सेक्शन ऐसी पहली सेक्शन मैं बता रहा हूं जिसमें जो भी सेलर है, सॉरी बायर है ना, जो बायर है उसको टीडीएस काटना पड़ेगा, उसको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। एक होता है 10 नंबर, पता है आपको 10 नंबर क्या होता है? टैक्स अकाउंट नंबर, यू कैन से दैट। ये जो 10 नंबर है ये लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपके पास पेन नंबर होना चाहिए। बाकी जितनी भी सेक्शन में टीडीएस काटना है तो उसमें 10 नंबर चाहिए होता है, इसमें 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पेन नंबर होना चाहिए। और पेन नंबर से आप क्या करेंगे, अपना रिटर्न फाइल कर देंगे। और आपने ऑफिस में देखा होगा एक रिटर्न फाइल होता है, दैट इज द 26 क्यूबी में, और 26 क्यूबी करके एक फॉर्म है जिसमें अगले महीने के 30 डेज के अंदर अंदर, अगले महीने के 30 डेज के अंदर अंदर क्या होता है, अगले महीने के 30 डेज के अंदर अंदर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा बाद में बताऊंगा, बट आप ये समझिए ये पहली सेक्शन मैंने बताई जिसमें आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। और यहां पे हर किसी को टीडीएस काटना पड़ेगा। पेयर इज एनी पर्सन, मेरी वाइफ है बेचारी, मेरी वाइफ ने मान लो घर खरीदा तो मेरी वाइफ भी टीडीएस काटेगी। आंसर इज यस। आप बोलोगे मेरी वाइफ कंप्लायंस कैसे करेगी? डोंट वरी, इसमें इसीलिए बोला है कि मेरी वाइफ को 10 नंबर वगैरह लेने की जरूरत नहीं, मेरी वाइफ के पास में सिर्फ पेन नंबर होना चाहिए। और मेरी वाइफ क्या करेगी, रिटर्न फाइल करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन द फॉर्म नंबर 26 QB करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए आप एक काम करिए, पूरा जो आईए में दे रखा है एक बार इसको रीड कर लीजिए। एक और चीज मुझे बताइए आइए पढ़ने से पहले, कि मान लो मैंने एक घर खरीदा और ये जो घर खरीदा इसका कंसिडरेशन फॉर एन एग्जांपल 670 लाख है, बट मैंने ये घर 2 लोगों से खरीदा है, उसमें 2 भाई है, एक का नाम है मिस्टर बी और एक का नाम है मिस्टर ए, और ए और बी 2 से खरीदा। इसको मैंने 35 लाख का पेमेंट किया, दूसरे को 35 लाख का पेमेंट किया, टीडीएस कटेगा या नहीं? Means consideration for property is a 50 lakh rupees or more, but I have paid the consideration 35 lakh to the Mr. B and 35 lakh to the Mr. A. क्या TDS कटेगा या नहीं, आप मुझे बताइए। Means मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है 70 लाख की, I have made the payment of 35 lakh to the B and 35 lakh to the A. Is I am supposed to deduct the TDS or not? क्या मुझे TDS काटना पड़ेगा या नहीं?
प्रॉपर्टी जो है वो आपका 70 लाख का है, बट मैं जो इंडिविजुअल पेमेंट कर रहा हूं वो 35 लाख का कर रहा हूं। राइट आंसर इज यहां पे टीडीएस कटेगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज हुआ है, लैंग्वेज जो यूज हुआ है दैट इज द कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कंसिडरेशन और एसडीवी ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी का अगर 50 लाख या उससे ज्यादा है, एसडीवी और कंसिडरेशन मान लो एसडीवी भी 70 लाख ही है, तो अगर एसडीवी और कंसिडरेशन दोनों में से कोई भी अगर 50 लाख रुपए से उससे ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। इवन सेलर जो है वो अलग अलग है, इवन सेलर है वो अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देखना पड़ेगा प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए आप एक काम करिए, फटाफट 194 आइए को एक बार रिवाइज कर लीजिए। नहीं, एसडीवी मान लो, इसमें एसडीवी भी यहां 35 की जगह 35 ही है, ठीक है, एसडीवी में मान लो 35 है और एसडीवी टोटल का 70 है, तो टीडीएस काटना पड़ेगा। आंसर इज यस, बिकॉज प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन देखा जाएगा, ना कि पेई वाइज लिमिट। चलिए टेन के बारे में नहीं लिखा मैंने, सनप्रीत आगे जाके लिख रखा है, डोंट वरी, तू टेंशन मत ले, ठीक है, मैंने आगे जाके सब दे रखा है, डोंट वरी, तू बिल्कुल टेंशन मत ले करके, ठीक है। कॉम्पैक्ट मतलब एकदम पूरी तेरी गीता है, ठीक है, इतनी मेहनत की है ना, इतनी मेहनत करके बनाई है, आपको लगता नहीं कभी देख के ऐसे बुक को देखते हैं कि बंदे ने कितनी मेहनत की होगी करके, ठीक है, कितनी मेहनत की होगी, एक एक चीज कहां पे पुट करनी है, कहां केस लॉस रिलेवेंट डालना है, कैसे फिर पुट करना है, चीजों को कैसे करना है, कितनी मेहनत की होगी सोचो। हाँ नहीं खुजैमा, आप ऐसा नहीं कर सकते। टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट अगला टॉपिक वही पढ़ेंगे जब कल परसों ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट पढ़ेंगे। चलिए 194 IB करके एक सेक्शन है, IB ये सेक्शन बोलती है, दैट इज द 194 IB, ये सेक्शन बोलती है रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करके, ठीक है। अब एक बात समझना, ये रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ये क्या कॉन्सेप्ट है, इधर देखना मेरी तरफ, मेरी तरफ। आप बोलोगे सर यार, सर अभी तो आपने रेंट पढ़ाया था 194 I में, 194 I में सर यहां पे भी तो रेंट था, टीडीएस ऑन रेंट। अब आप वापस IB में वापस लेके आ गए 194 IB में रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो वहां पे जो रेंट था ना वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी था, मींस आपका बिल्डिंग का भी था, लैंड का भी था, फर्नीचर का भी था, प्लांट एंड मशीनरी का भी था, सबका था। लेकिन यहां पे सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, IB मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे ली। 194 IB इज देखो 194 IA वॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की, ऊपर वाली सेक्शन क्या थी 194 IA इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की, और IB को आप ऐसे याद रखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने भाड़े पे ली, बी फॉर भाड़ा, भाड़ा भाड़े पे लिया आपने, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी वहां कवर हो गई थी ना 194 I में, तो 194 IB में जरूरत कहां थी, तो समझने की कोशिश करना, यहां नीड कहां है, जरूरत क्या है, वो चीजें इसको समझना। सबसे पहली चीज सर पेयर कौन होना चाहिए, दूसरी चीज पेई कौन होना चाहिए, तीसरी चीज रेट क्या होनी चाहिए, और चौथी चीज कंडीशन या कोई लिमिट क्या है। तो देखिए एक चीज समझना, 194 I के पेयर में कौन था, बीबी सर की वाइफ को एक्सक्लूड किया था। आप देखेंगे 194 I के पेयर में मैंने लिखा था पेयर इज एनी पर्सन बट एक्सेप्ट बीबी सर की वाइफ। बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना है, 194 I में बीबी सर की वाइफ एक्सक्लूड हो जाती थी,
क्योंकि 194I तुम्हारे रिया को हाईजैक वाले में आ रहा है, रिया हाईजैक में, हाईजैक HIJAC, तो आई उसमें आ रहा है, तो बीबी सर की वाइफ को इधर 194I में टीडीएस नहीं काटना। 194I में 194I जो है उसमें बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना, बीबी सर की वाइफ को यहां डाला IB में, बीबी सर की वाइफ को यहां पे डाला IB में, तो यहां पेयर कौन है पता है? यहां पेयर कोई भी इंडिविजुअल और HUF, और ऐसा इंडिविजुअल और HUF जो कि वहां कवर्ड नहीं हुआ, नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194I, आई में कवर नहीं है, तो आई में बीबी सर की वाइफ कवर नहीं है, तो यहां पे आप समझिए बीबी सर की जो वाइफ है पूरे 10 घंटे सोती है, वो मान लो वो टीडीएस काटेगी इस सेक्शन में, तो उसको यहां पे टीडीएस काटने के लिए उसके लिए एक नई सेक्शन बनाई, अलग सेक्शन बनाई 194IB, इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे ली। मेरी वाइफ ने क्या किया था, मुंबई में एक आलीशान घर भाड़े पे लिया है, मेरी वाइफ ने एक आलीशान फ्लैट भाड़े पे लिया है, 3 BHK फ्लैट है, और 3 BHK फ्लैट है करके, ठीक है, और वो भाड़े पे ले रखा है, और उसका पर मंथ का रेंट है वो 70,000 पर मंथ का रेंट दे रही है। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अच्छा तुम आई में तो कवर नहीं हुए, हम तुमको देखिए IB में कवर करते हैं, और IB में कवर करते हैं, और IB में कैसे कवर किया, तो देखिए पेयर इज अ इंडिविजुअल HUF, बीबी सर की वाइफ जो 194I में कवर नहीं हुआ। पेई कौन होना चाहिए? आप रेंट पे कर रहे हो किसी भी रेजिडेंट पर्सन को, आप रेंट पे कर रहे हो किसी भी रेजिडेंट पर्सन को, और यहां पे रेट रहेगी 5% की, टीडीएस की रेट है वो 5% है। उसमें क्या था रेंट में पता है 10% 2% था, यहां पे क्या है 5% है। लेकिन टीडीएस तभी काटना है जब रेंट है ना, वो रेंट पर मंथ का 50,000 रुपीज से ज्यादा है, मिस पर मंथ का रेंट 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैंने क्या बोला, यहां पे पेयर कौन है? बीबी सर की वाइफ, इंडिविजुअल HUF जो 194I में कवर नहीं होते हैं। अगर रेजिडेंट पर्सन को आप रेंट दे रहे हैं किसका? इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो यहां टीडीएस काटना है 5% की रेट से, बट तभी टीडीएस काटना है जब आपका पर मंथ का रेंट है वो 50,000 रुपीज से ज्यादा है, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का रेंट है वो 50,000 रुपीज से ज्यादा है, तो ही आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस नहीं काटना। एक और चीज समझना, यहां पे एक एंटिक चीज है इस सेक्शन में, 2-3 एंटिक चीजें हैं। पहली एंटिक चीज तो इसमें यह है कि देखो नॉर्मली जितनी भी सेक्शन है उसमें टीडीएस कब काटना पड़ता है? हर महीने, मतलब जब भी आप पेमेंट करोगे या क्रेडिट करोगे, विचएवर इज अर्लियर, आप पेमेंट या क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर। लेकिन एक बात समझना, इस सेक्शन में टीडीएस काटना है ओनली फ्रॉम द रेंट ऑफ द लास्ट मंथ। लास्ट मंथ जो है वो लास्ट मंथ के रेंट से, लास्ट मंथ के रेंट से करके, ठीक है, टीडीएस काटना है। जो लास्ट मंथ है वो लास्ट मंथ के रेंट से टीडीएस काटना है। देखो बाकी जितनी भी सेक्शन है उसमें टीडीएस हर महीने काटते हैं, यहां पे हर महीने नहीं। मेरी वाइफ जो है वो सोती रहती है, 10 घंटे कुछ काम ही नहीं कर रही है, तो उसको टीडीएस कब काटना है? लास्ट मंथ के रेंट से। जो भी लास्ट मंथ का रेंट रहेगा ना, वो जब पे करेगी और क्रेडिट करेगी उससे टीडीएस काटना है। तो लास्ट मंथ का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मेरी वाइफ ने ये घर भाड़े पे ले रखा है, समझने की कोशिश करना, ये घर है, ये घर भाड़े पे ले रखा है, और ये घर का रेंट है 70,000 पर मंथ, और मान लो ये घर भाड़े पे ले रखा है फ्रॉम द 1 अप्रैल 2022 से लेके और पूरे साल 31 मार्च 2023 तक रहा। अब एक बात समझना, लास्ट मंथ कौन सा रहेगा हमारा? दैट इज द लास्ट मंथ है मार्च 2023। तो मार्च 2023 का जब भी रेंट पे करेंगे या क्रेडिट करेंगे उस टाइम पे टीडीएस काटना है। तो टीडीएस कितना कटेगा? तो 70,000 पर मंथ का रेंट मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, तो आपका यहां टीडीएस का अमाउंट आ जाएगा, सॉरी 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, इट्स कम्स टू 8,40,000। अब 8,40,000 पे आप टीडीएस कौन सी रेट से काटोगे? 5% की रेट से। तो 8,40,000 का 5% 42,000। तो लास्ट मंथ का रेंट कितना है? 70,000 है। तो 70,000 के रेंट में से हम क्या करेंगे? 42,000 को लेस कर देंगे और बचेगा कितना? इसमें से 70,000 को लेस कर दीजिए तो 28,000 है, वो हम ओनर को पे करेंगे। तो लास्ट मंथ के रेंट से टीडीएस काटना है। जब भी लास्ट मंथ का जो रेंट रहेगा वो जब पे करेंगे या क्रेडिट करेंगे उसी टाइम पे टीडीएस काटना है। लेकिन एक बात बताओ, हो सकता है हमने क्या किया, वो घर खाली कर दिया दिसंबर में ही, तो लास्ट मंथ कौन सा है? दिसंबर रहेगा, तो दिसंबर के रेंट से टीडीएस काटना है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरी वाइफ ने घर भाड़े पे लिया है 1 अप्रैल 2022 से लेके, बट हमने घर खाली कर दिया ऑन द 31
31 दिसंबर 2022 को। तो लास्ट मंथ कौन सा हो गया हमारा, दिसंबर मंथ हो गया। तो दिसंबर के रेंट से टीडीएस काटना है। दिसंबर का रेंट जब भी पे करेंगे या क्रेडिट करेंगे तो कैसे टीडीएस काटेंगे, तो देखिए 70,000 पर मंथ का रेंट है, मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ का रेंट कितना आएगा, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ इट्स कम्स टू द 6,30,000 और 6,30,000 का 5% अगर आप करेंगे तो इसका 5% 31,500 आएगा। तो लास्ट मंथ का जो रेंट रहेगा मींस दिसंबर मंथ का जो रेंट रहेगा दैट इज द 70,000 रुपीज। इस 70,000 में से आप 31,500 है वो टीडीएस के नाम से काटेंगे और बाकी वाला जो है वो उसको पे कर देंगे। 38,500 है वो आप उसको पे करेंगे ओनर को, आप जो है वो 38,500 पे करेंगे। तो देखिए मैंने क्या बोला, लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी या फिर लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। अगर आप पूरे साल रहे हो तो लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, अदरवाइज लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी, उसके रेंट से आपको टीडीएस काटना है। अब एक बात समझना, मेरी वाइफ ने ये घर भाड़े पे लिया हुआ है 70,000 की रेट से और ये घर भाड़े पे ले रखा है मिस्टर काका से। एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर काका, काका से भाड़े पे ले रखा है। अब एक बात बताओ, काका जो है वो बेशर्म है, उसने अपना पैन नंबर ही नहीं दिया। काका ने अपना पैन नंबर नहीं दिया। अब बाबू एक बात बताओ, काका जब पैन नंबर नहीं देता तो आपको टीडीएस कितना काटना पड़ेगा, तो अगर आगे वाला पर्सन पैन नंबर नहीं देता है तो आपको टीडीएस है वो 20% की रेट से काटना पड़ेगा। अब आप 20% की रेट से टीडीएस काटने जाएंगे तो 8,40,000 का 20% इट्स कम्स टू द 1,68,000। अब एक बात बताइए, 1,68,000 टीडीएस काटना पड़ेगा, हमारे पास तो 1,68,000 है ही नहीं भाई। हमारे पास तो 1,68,000 है, वो 1,68,000 है ही नहीं। हमारे पास तो लास्ट मंथ का रेंट है वो कितना है, 70,000 ही है। तो ऐसे कैसे करे मेरी वाइफ जो है वो क्या करे, कैसे टीडीएस काटेगी भाई। 70,000 लास्ट मंथ का रेंट है, अब लास्ट मंथ का रेंट है वो 70,000 है, तो टीडीएस उसमें से 168 कैसे काटे। तो यहां पे लॉ मेकर्स ने बोला डोंट वरी, मेरी वाइफ टीडीएस काटेगी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द रेंट का। मींस यहां पे पूरा 70,000 है वो टीडीएस काटा जाएगा। मींस टीडीएस कितना काटा जाएगा, पूरा 70,000 टीडीएस काटना है, यहां पे 168 टीडीएस नहीं काटना। तो अगर पेई ने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो 20% से टीडीएस काटना है, बट डोंट वरी इट शुड नॉट बी मोर देन द लास्ट मंथ ऑफ द रेंट। लास्ट मंथ ऑफ द रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। लास्ट मंथ ऑफ द रेंट कितना है, 70,000, तो टीडीएस का अमाउंट 70 होगा। सेकेंड एग्जांपल में अगर मान लो 6,30,000 था तो 6,30,000 के केस में आपका 20% की रेट से टीडीएस आएगा। तो 6,30,000 पे 20% की रेट से इट्स कम्स टू द 1,26,000। अब हमारे पास 1,26,000 अमाउंट ही नहीं है टीडीएस काटने के लिए, तो क्या करेंगे, जो 70,000 का रेंट है लास्ट मंथ का, हम पूरा 70,000 का टीडीएस काट के और गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। मींस लास्ट मंथ का रेंट है, अगर वो पेन नंबर उसने नहीं दिया करके, ठीक है, पेन नंबर उसने नहीं दिया तो उस केस में आप लास्ट मंथ का रेंट है उतना टीडीएस, मैक्सिमम टीडीएस है वो लास्ट मंथ के रेंट जितना ही होगा। अब कोई लोग पूछ रहे ऐसा क्यों डाला इसमें सर कि भाई लास्ट मंथ में ही टीडीएस काटना है, बिकॉज कंप्लायंस से बचने के लिए। मेरी वाइफ कैसे कंप्लायंस करेगी आप समझिए, यहां पे मैं मेरी वाइफ की बात कर रहा हूं, वो 10 घंटे सोती है, वो टीडीएस 194 में नहीं काटना है, उसको तो 194 में काटना है। मेरी वाइफ के पास में 10 नंबर भी नहीं है, कंप्लायंस नहीं कर सकती, इसके लिए लास्ट महीने बोला है। एक और चीज समझना, यह भी एक दूसरी सेक्शन ऐसी है जिसमें आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। मींस देयर इज नो नीड टू टेक द 10 नंबर, आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ खुद का पेन नंबर होना चाहिए। आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं और इसके लिए अगर आपने ऑफिस में कभी एक फॉर्म फिल किया हो तो इसके लिए फॉर्म होता है टीडीएस रिटर्न का, दैट इज द 26QC करके एक फॉर्म होता है 26QC करके, उसका 194 में था 26QA करके, राइट, QB था, तो QB वहां पे था, यहां पे होता है 26QC करके एक फॉर्म होता है। और क्या होता है कि लास्ट महीने का रेंट जब आप पे करते हैं क्रेडिट करते हैं, उसके अगले महीने के 30 डेज के अंदर अंदर वो टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है, अलोंग विद द आपको ये रिटर्न फाइल करना पड़ता है विद इन द 30 डेज। वो अपन आगे जाके समझेंगे। इस सेक्शन में भी 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे पेई इज नॉन रेजिडेंट पर्सन नहीं ना, रेजिडेंट पर्सन लिखा है ना, यहां पे पेई का मतलब रेजिडेंट पर्सन, आप रेजिडेंट पर्सन है तो ही ये सेक्शन कवर करती है करके, ठीक है। चलिए आप एक काम करिए, आपकी बुक में जो दे रखा है वो एक बार रीड कर लीजिए और उसके बाद आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, वो 14 को एक बार कर लीजिए। आप बोलेंगे रेंट अगर चेंज हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट महीने का जितना रेंट रहेगा उस पर टीडीएस काटना है, लास्ट महीने का जितना रेंट रहेगा उस पर टीडीएस काटना है।
रेंट चेंज हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट महीने का जितना रेंट रहेगा उस पर टीडीएस काटना है। आप इसको रीड करके कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 14 करिए। यस पीपल डन। किसने पूछा लास्ट मंथ का रेंट 40,000 हो गया? तो देखो लॉ तो बोलता है कि किसी भी मंथ का रेंट 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस आएगा। तो फिर इसके लिए कुछ ऐसा प्रोविजन अभी तक दे नहीं रखा है आप जो पूछ रहे हो उसके लिए, बट नॉर्मली फिर वही होगा
कि लाइक फिर जब तक 50,000 था उस मंथ का रेंट ले लेंगे, वो लास्ट मंथ मानेंगे, वहां पे टीडीएस काटेंगे। मैं वही बोल रहा हूं, इसको लेके कहीं पे कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि अगर हमारा 70,000 रेंट था फिर हमने 40 हो गया लास्ट मंथ में, तो पहली चीज तो जिस मंथ का रेंट 40,000 है उस मंथ का टीडीएस काटने की जरूरत भी नहीं है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। उससे पहले वाला जो मंथ रहेगा जहां तक 70,000 था उस मंथ का टीडीएस रेंट से, उस मंथ के रेंट से टीडीएस काट लेंगे। फिर आपका 40 हो गया तो फिर टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है आगे। डन? यस पीपल, डन सर, डन। उसके बाद एक और सेक्शन दे रखी है छोटी सी, और उस सेक्शन का नंबर है 194 IC करके। 194 IC। आईसी क्या है कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट इन कैपिटल गेन। जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट क्या होता है कि बिल्डर जो होता है वो बिल्डर को, आप अपनी प्रॉपर्टी बिल्डर को देते हो और बिल्डर उस पर एक बिल्डिंग बनाता है और आपको उसमें कुछ शेयर देता है, उसके साथ साथ आपको कुछ मनी भी देता है। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर बिल्डर ने आपको कोई मनी दिया तो उस मनी पे टीडीएस कटेगा एट द रेट 10%। अगर बिल्डर ने आपको कोई मनी दिया तो उस मनी पे टीडीएस कटेगा एट द रेट 10%। 10% की रेट से टीडीएस कटेगा अगर बिल्डर ने मनी दिया। तो बड़ी छोटी सी सेक्शन है 194 IC। अगर बिल्डर के साथ जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में एंटर हुए, बिल्डर ने आपको मनी दिया तो मनी पे टीडीएस काटेगा। कौन सी रेट से? 10% की रेट से बिल्डर है वो टीडीएस काटेगा ऑन द मनी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार देख लीजिए उसको, सेक्शन को आप वहां पे। चलिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट ऑफ द मनी, कितना भी मनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मनी आपको क्रेडिट किया जाएगा या पेमेंट किया जाएगा, टीडीएस कटेगा 10% से 194 IC में। यस मीनल, सही बोल रही हो तुम। चलिए अब एक बात समझना, हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं और 194 जे सेक्शन, जे को याद रखोगे। 194 जे को जानी दुश्मन। एक बात बताइए, तुम्हारे लिए जानी दुश्मन कौन होता है? तुम्हारा बॉस। जहां आर्टिकलशिप कर रहे हो वो तुम्हारे लिए जानी दुश्मन है, तो जानी दुश्मन जो तुम्हारा है वो बॉस है, और बॉस को जो फीस मिलती है दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल फीस। तो यहां पे टीडीएस कटेगा प्रोफेशनल फीस पे बेसिकली। अब एक बात समझना, ये सेक्शन क्या बोलती है? टीडीएस ऑन द प्रोफेशनल फीस, अगर कोई प्रोफेशनल फीस है या फिर टेक्निकल फीस है या फिर रॉयल्टी है या नॉन कंपीट फीस है या डायरेक्टर फीस है, ये 5 पेमेंट अगर है तो इस पे टीडीएस इस पर्टिकुलर सेक्शन में कटेगा करके, ठीक है। प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस एंड डायरेक्टर फीस। प्रोफेशनल फीस मतलब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, प्रोफेशनल्स को जो फीस मिलती है दैट इज द प्रोफेशनल फीस। टेक्निकल फीस मतलब टेक्निकल कंसल्टेंसी वगैरह आपने ली है, जैसे हम लोग ये सॉफ्टवेयर का सर्विस ले रहे हैं, आप जिस सॉफ्टवेयर पे सर्विस देख रहे हो लेक्चर, ये हमने बनवाया है। इसमें को हमने बनवाया है कि इसमें लैग कम होना चाहिए, इसमें सिक्योर्ड लेक्चर भी होना चाहिए, साथ साथ में आपका मोबाइल नंबर इधर उधर घूमना भी चाहिए करके, ठीक है। आपका जो एक्टिवेशन की है वो इधर उधर होते रहना चाहिए, मूव होते रहना चाहिए। तो ये हम एक स्पेसिफिक सर्विस लेते हैं किसी कंपनी से और उसको जो पेमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड द टेक्निकल फीस। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है ये आपको नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में मैं पढ़ाऊंगा, रॉयल्टी का पूरा डेफिनेशन। नॉन कम्पीट फीस का मतलब किसी से कॉम्पिटिशन ना करने के लिए पैसा मिलता है।
एंड डायरेक्टर फीस मतलब डायरेक्टर को जो कंपनी पेमेंट करती है, जैसे बोर्ड सिटिंग फीस वगैरह, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, अगर एम्प्लॉय है तो जो भी पेमेंट होगा वो 192 में जाएगा, बट एम्प्लॉय नहीं है तो उसको डायरेक्टर को कुछ भी पेमेंट किया तो उसका पैसा 194 जे में टीडीएस कटेगा। अब एक बात समझना, पेयर कौन होना चाहिए? तो पेयर मैं बता दूं, यहां पे एनी पर्सन, कोई भी पर्सन चलेगा, बट बीबी सर की वाइफ को छोड़ के। यहां पे बीबी सर की वाइफ है, वो बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना, एक्सेप्ट बीबी सर की वाइफ, क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस नहीं काटेगा। ये हाईजैक में आता है। देखिए हाईजैक में आता है, जब आप हाईजैक की बात करते हो, एच आई जे मीन्स रिया को हाईजैक किया, तो रिया में आर और उसके बाद HIJAC, दैट इज द हाईजैक। तो रिया को हाईजैक कर लिया, तो हाईजैक जो है और रिया हाईजैक में आता है जे, तो इसमें भैया बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना। मींस इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है। सर पेई कौन होना चाहिए? तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में पेई है रेजिडेंट पर्सन। मींस आप अगर रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करोगे तो टीडीएस काटना है। लेकिन रेट क्या रहेगी? तो बाबू यहां पे जो आपकी रेट रहेगी ना वो 10% है, लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शन क्या है, देख समझना। रेट है वो आपका 10% है, टीडीएस की रेट है वो आपकी 10% है, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है। एक तो अगर आप पेमेंट करते हो किसी कॉल सेंटर को, किसी कॉल सेंटर को पेमेंट किया, तो कॉल सेंटर को पेमेंट किया तो टीडीएस की रेट है वो 2% हो जाएगी। मिस कॉल सेंटर से अगर आपने कोई सर्विस लिया है और कॉल सेंटर को पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें टीडीएस की रेट 2% है। दूसरा, अगर आपने किसी से कोई टेक्निकल सर्विस ली है, कौन सी सर्विस ली है? टेक्निकल सर्विस ली है, तो टेक्निकल सर्विस के केस में भी 2% है। एज वेल एज द तीसरा, अगर आपको कोई रॉयल्टी मिलता है, और रॉयल्टी किससे रिलेटेड है पता है? रॉयल्टी है किसी मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेल या ट्रांसमिशन से रिलेटेड रॉयल्टी है, तो उस पे भी 2% की रेट से टीडीएस आएगा। तो देखिए 194 जे इज अ जानी दुश्मन। जानी दुश्मन को आप ऐसे याद रखेंगे, प्रोफेशनल फीस की बात कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल फीस के केस में क्या होता है? प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, डायरेक्टर फीस, यहां टीडीएस पेयर एनी पर्सन, बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना। किसी रेजिडेंट पर्सन को पे कर रहे टीडीएस काटना है, टीडीएस की रेट रहेगी दैट इज द 10%। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे 3 केसेस में 2% है। कौन कौन से 3 केसेस? पहला, अगर आपने कॉल सेंटर को पेमेंट किया तो 2% है, आपने टेक्निकल सर्विस का पेमेंट किया तो 2% है। रॉयल्टी जो रॉयल्टी है किससे? सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन ऑफ मूवी से रिलेटेड है। तो मूवी से रिलेटेड अगर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन से रिलेटेड रॉयल्टी है तो उस केस में 2% रहेगा। तो कुल मिला के एक बात बताओ, कहां कहां 10% रहेगा? तो मैं बताऊं, अगर प्रोफेशनल फीस है तो उस पर 10% की रेट से टीडीएस, टेक्निकल फीस है, टेक्निकल सर्विस है तो 2% की रेट से टीडीएस। रॉयल्टी के केस में 2 पार्ट हो जाएंगे। रॉयल्टी अगर नॉर्मल रॉयल्टी है, जैसे मुझे बुक्स का रॉयल्टी मिलता है, उस पर 10% की रेट से टीडीएस, और अगर मूवी के अगर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड रॉयल्टी है तो उस पे 2% की रेट से। नॉन कम्पीट फीस में 10% और डायरेक्टर फीस में आपका 10% की रेट से टीडीएस आएगा। तो देखिए 3 जगह सिर्फ 2%, एक तो कॉल सेंटर को पेमेंट किया टेक्निकल सर्विस पे, एंड रॉयल्टी, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन और सेल ऑफ मूवी से रिलेटेड है तो 2%, बाकी सब जगह 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं इसमें टीडीएस तभी कटेगा, इसमें टीडीएस तभी कटेगा जब आप किसी भी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल फीस का पेमेंट कर रहे हैं, वो 30,000 पर एनम से ज्यादा है, या टेक्निकल फीस का पेमेंट कर रहे हैं वो 30,000 पर एनम से ज्यादा है, या रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हैं तो वो 30,000 पर एनम से ज्यादा है, नॉन कम्पीट फीस का पेमेंट कर रहे हैं वो 30,000 पर एनम से ज्यादा है, और डायरेक्टर फीस के केस में कोई लिमिट ही नहीं है। डायरेक्टर फीस के केस में कोई भी लिमिट नहीं है। डायरेक्टर को तो अगर आपने 10 रुपया दिया ना तो भी आपको 1 रुपीज टीडीएस काटना है। इफ डायरेक्टर को यू हैव पेड द 10 रुपीज देन ऑल्सो यू आर सपोज टू डिडक्ट द टीडीएस ऑफ 1 रुपीज, बिकॉज डायरेक्टर के केस में कोई भी लिमिट नहीं है। बट गाइज यहां पे आपका प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी एंड नॉन कम्पीट फीस के केस में लिमिट है 30,000 की। और एक और चीज समझना, ये लिमिट है ना, ये इंडिविजुअल लिमिट है। इंडिविजुअल लिमिट का मतलब क्या हुआ कि प्रोफेशनल फीस के लिए अलग लिमिट है 30 का, टेक्निकल फीस के लिए अलग लिमिट है 30 का, नॉन कम्पीट फीस के लिए अलग लिमिट है 30 का, और रॉयल्टी के लिए अलग लिमिट है 30 का। तो ये जो 30 का लिमिट है ये अलग अलग है। मींस प्रोफेशनल फीस के लिए अलग है, टेक्निकल फीस के लिए अलग है, रॉयल्टी के लिए अलग है, नॉन कम्पीट फीस के लिए अलग है। ये सबके लिए 30 का अलग अलग लिमिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन ऐसे पुट कर सकता है कि बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड है, हमने क्या किया, एक मान लो प्रोफेसर है,
केसवानी सर करके, ठीक है। अब केसवानी सर को हमने प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया, वो 28,000 का है, और हमने उनको रॉयल्टी का भी पेमेंट किया 27,000 का। क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, इसमें टीडीएस नहीं आएगा, क्योंकि प्रोफेशनल फीस के लिए 30,000 का सेपरेट लिमिट देखा जाएगा, टेक्निकल फीस के लिए सेपरेट देखा जाएगा, नॉन कॉम्पिट फीस के लिए सेपरेट देखा जाएगा, रॉयल्टी के लिए सेपरेट देखा जाएगा। तो यहां पे जो पेमेंट का नेचर है वो नेचर आपका 30,000 से ज्यादा नहीं है, तो इस पर्टिकुलर केस में टीडीएस है वो टीडीएस नहीं कटेगा। इन दिस पर्टिकुलर केस टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि हमने प्रोफेशनल फीस सिर्फ 28 दिया है एंड आपका जो रॉयल्टी है वो 27 है। अगर कोई भी पर्टिकुलर नेचर का पेमेंट है वो 30 से ज्यादा है तो ही टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको क्या बताया, यहां बीबी सर की वाइफ को एक्सेप्ट कर रखा है, मींस उसको टीडीएस नहीं काटना। इसका मतलब अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो वो पेमेंट करेगा, तो इसमें टीडीएस कटेगा। अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख रुपए से ज्यादा है और इंडिविजुअल एचयूएफ ने पेमेंट किया करके, ठीक है, तो टीडीएस कटेगा अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, क्योंकि वो बीबी सर की वाइफ नहीं है फिर। लेकिन एक चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ पेमेंट करता है, इंडिविजुअल एचयूएफ पेमेंट करता है और लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है ना, वो टर्नओवर दैट इज मोर देन 1 करोड़ है, टर्नओवर जो है वो टर्नओवर आपका मोर देन 1 करोड़ है, तो टीडीएस काटना पड़ेगा। एज वेल एज द अगर मान लो ग्रॉस रिसिट है, वो ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि इंडिविजुअल एचयूएफ को इस सेक्शन में टीडीएस सिर्फ एंड सिर्फ दो ही पेमेंट पे काटना है, एक तो प्रोफेशनल फीस पे और दूसरा आपका टेक्निकल फीस पे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ जो है वो इंडिविजुअल एचयूएफ ने अगर किसी को रॉयल्टी दिया या नॉन कंप्लीट फीस दिया, डायरेक्टर फीस का तो सवाल ही नहीं आता, इंडिविजुअल कैसे डायरेक्टर फीस देगा, बट इंडिविजुअल एचयूएफ ने किसी को रॉयल्टी दिया या नॉन कंप्लीट फीस दिया तो उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। इवन लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं समझना, देखिए इंडिविजुअल एचयूएफ ने इस पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस तभी काटना है जब उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, और लेकिन प्रोफेशनल फीस के केस में ही काटना है, टेक्निकल फीस के केस में काटना है। बेटा अगर इंडिविजुअल एचयूएफ ने किसी को रॉयल्टी दिया है तो भले इंडिविजुअल का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा था, तो भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। जैसे माय टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर वाज मोर देन 1 करोड़, मैंने किसी को रॉयल्टी दे दिया, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मैंने किसी को नॉन कंप्लीट फीस दे दिया, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, बट मैंने किसी को प्रोफेशनल फीस दे दिया, टीडीएस काटना पड़ेगा। मैंने किसी को टेक्निकल फीस दे दिया तो टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और चीज समझना, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को प्रोफेशनल फीस देता है और लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर ये प्रोफेशनल फीस आपने पर्सनल पर्पस के लिए दी है, मींस आपके पर्सनल पर्पस के लिए कोई प्रोफेशनल फीस दी है, तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं कटेगा। आप बोलोगे पर्सनल पर्पस कैसे हो सकता है? एग्जांपल के लिए मान लो फॉर एन एग्जांपल किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, तो किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, डॉक्टर को मैंने पे किया, ये पर्सनल पर्पस के लिए है। इवन मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था तो भी मुझे प्रोफेशनल फीस पे अगर पर्सनल पर्पस के लिए प्रोफेशनल सर्विस लिए टीडीएस नहीं आएगा। या फिर एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मेरे को डाइवोर्स लेना है और डाइवोर्स से रिलेटेड अगर मैंने किसी एडवोकेट को पेमेंट किया, तो डाइवोर्स से रिलेटेड किसी एडवोकेट को पेमेंट किया, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, डाइवोर्स से रिलेटेड किसी एडवोकेट को पेमेंट किया तो ये तो पर्सनल नेचर के लिए है, इस पे टीडीएस प्रोफेशनल फीस पे नहीं कटेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर ग्रॉस रिसीट इससे ज्यादा है तो प्रोफेशनल फीस टेक्निकल फीस पे टीडीएस कटेगा, बट प्रोफेशनल फीस अगर पर्सनल नेचर का है तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस है, वो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर पर्सनल नेचर का है तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस है, वो टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक और पॉइंट यह आता है कि मैंने आपको एक 194C में ये पॉइंट बताना रह गया था। 194C में जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, उसमें भी आपने रीड करते टाइम पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस नहीं कटता।
194C में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लो मेरी शादी पे किसी को कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो मेरी शादी पे किसी को कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, केटरर है, केटरर को कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया शादी पे, ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, 194C में टीडीएस नहीं कटेगा करके। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, अगर ये देखो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को पेमेंट करते हैं तो 194E में जाता है टीडीएस, लेकिन अगर मान लो इंडिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे फॉर एन एग्जांपल विराट कोहली वगैरह, इनको पेमेंट करते हैं, या फिर जो स्पोर्ट्स कॉलमिनिस्ट होते हैं, या एज वेल एज द जो तुम्हारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, कमेंटेटर होते हैं, रेफरी होते हैं। अब देखो नॉन रेजिडेंट के लिए तो वो तुम्हारे क्या होते हैं कि वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं माने जाते, लेकिन एक बात बताओ जो रेजिडेंट वाले हैं, क्योंकि यहां पे तो पेई कौन है, रेजिडेंट पर्सन है, तो इंडिया वाले जो भी मैच रेफरी है करके, ठीक है, या फिर कमेंटेटर है, या टीम फिजिशियन है, एंकर है, इवेंट मैनेजर है, ये सब प्रोफेशनल्स माने जाते हैं, इस पे टीडीएस 194J में कटेगा। ये सब प्रोफेशनल्स माने जाते हैं, इसके केस में टीडीएस है वो 194J में कटेगा, 194J में टीडीएस कटेगा। अब एक और चीज समझना, जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदते हो ना और उसका कोई पेमेंट करते हो तो उसमें टीडीएस 194J में कटेगा, क्योंकि ये रॉयल्टी माना जाता है। अब एक बात समझना, जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है बीबी वर्चुअल। अब हमने क्या किया, किसी से एक सॉफ्टवेयर खरीदा, और हमने एक सॉफ्टवेयर खरीदा फॉर एन एग्जांपल यहां पे एक केके लिमिटेड कंपनी है और इससे हमने सॉफ्टवेयर खरीदा। तो जब हमने इनको सॉफ्टवेयर खरीदा तो इसका पेमेंट है ना, सॉफ्टवेयर का पेमेंट हमेशा रॉयल्टी माना जाता है और इस पे टीडीएस 194J में कटेगा, 194J में टीडीएस कटेगा, इट इज अ रॉयल्टी। लेकिन एक चीज समझना, अगर ये केके लिमिटेड है ना, ये केके लिमिटेड ने ये सॉफ्टवेयर आगे से कहीं और से खरीदा है या कहीं और से बनवाया है, मींस आगे किसी पर्सन से बनाया, जैसे या तो मान लो एक फॉरेन की कंपनी है किम लिमिटेड, उससे ये सॉफ्टवेयर बनाया है, इन्होंने सॉफ्टवेयर इन्होंने आगे से खरीदा है, केके लिमिटेड ने, एक फॉरेन की कंपनी है किम लिमिटेड, उससे खरीदा है, और केके लिमिटेड ने किम लिमिटेड का 195 में टीडीएस काट लिया है। 195 नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते तो टीडीएस कटता है। या फिर मान लो केके लिमिटेड ने ये सॉफ्टवेयर है किसी रेजिडेंट कंपनी से खरीदा है, फॉर एन एग्जांपल टेली से खरीदा है, और टेली का इन्होंने टीडीएस 194J में काट लिया है, और केके लिमिटेड क्या करती है, वो सॉफ्टवेयर को एज इट इज सेल करती है। ये जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में बिना कोई मॉडिफिकेशन किए एज इट इज सेल कर देती है, सॉफ्टवेयर को एज इट इज सेल कर देती है बीबी वर्चुअल को। तो यहां पे एक सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन है, सीबीडीटी बोलती है कि बीबी वर्चुअल जब ये केके लिमिटेड को पेमेंट करेगी तो इसमें 194J में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, अगर वो सॉफ्टवेयर इन द सबसीक्वेंट सेल है। जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर इन द सबसीक्वेंट सेल है करके, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है वो इन द सबसीक्वेंट सेल है, तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं कटेगा। बट यहां पे केके लिमिटेड एक डिक्लेरेशन देगी कि जब उन्होंने आगे से सॉफ्टवेयर खरीदा था तो उनका टीडीएस 195 या 194J में काट लिया था, मींस आगे वाले का टीडीएस 194J में या 195 में काट लिया था, तो वही सॉफ्टवेयर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन आप रीसेल कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में 194J में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो आप समझे सिचुएशन क्या बन रही है। केके लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने किम लिमिटेड से सॉफ्टवेयर खरीदा, उनका 195 में टीडीएस काटा, या टेली से खरीदा, उनका 194J में टीडीएस काटा, एज इट इज सॉफ्टवेयर किसी को सबसीक्वेंट सेल में दे दिया, तो यहां पे सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन है 194J में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, यहां पे 194J में टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक चीज समझना, एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द टीपीए। टीपीए का मतलब होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं कि जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया हुआ है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है फॉर एन एग्जांपल स्टार हेल्थ से, तो स्टार हेल्थ से मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। अब जब स्टार हेल्थ से मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो ये जो स्टार हेल्थ है इससे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है मिस्टर बीबी ने। अब हुआ क्या, मैं स्टार हेल्थ का हेल्थ इंश्योरेंस था, मैं बीमार पड़ गया और मैं एडमिट होना पड़ा मुझे हॉस्पिटल में, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। अब एक बात समझो, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो वहां पे हॉस्पिटल क्या करती है, बोलती है आपका इंश्योरेंस है, आंसर इज यस, मैंने स्टार हेल्थ का कार्ड बता दिया, और जैसे ही मैंने स्टार हेल्थ का कार्ड बताया, वो कार्ड वो हॉस्पिटल ने देख के बोला ठीक है आपका पैसा वहां से आ जाएगा। अब ये स्टार हेल्थ खुद ही पैसा हॉस्पिटल को नहीं देती, स्टार हेल्थ जो है वो खुद पैसा हॉस्पिटल को नहीं देती, ये लोग क्या करते हैं, टीपीए अपॉइंट करते हैं, दैट इज द थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ये टीपीए जो होते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, ये क्या करते हैं पता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर ये क्या करते हैं, क्लेम को चेक करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्लेम सही है या नहीं है,
सच में आप इतने दिन बीमार रहे या नहीं, और उसके हिसाब से ये टीपीए क्या करते हैं, हॉस्पिटल को पेमेंट करते हैं। टीपीए जो है वो हॉस्पिटल को पेमेंट करते हैं, स्टार हेल्थ है वो टीपीए को पेमेंट करेगा, टीपीए जो है वो हॉस्पिटल को पेमेंट करेंगे। क्वेश्चन ये आता है क्या टीपीए को हॉस्पिटल का 194 जे में, बिकॉज इट इज अ प्रोफेशनल फीस। अब आप बोलोगे सर्विस तो किसी और ने ली है, मिस्टर बीबी ने ली है, लेकिन यहां पे टीपीए पेमेंट कर रहा है, तो क्या टीपीए हॉस्पिटल का टीडीएस काटेगा या नहीं? तो यहां पे मैं बता दूं, एक सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन है, और सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन ये बोलता है कि यस, यहां पे टीपीए को टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194 जे। ये माना जाएगा ये प्रोफेशनल सर्विस का पेमेंट कर रहे हैं, इन्होंने प्रोफेशनल सर्विस ली है, अल्टीमेटली प्रोफेशनल सर्विस तो इसको दी है, बीमार तो ये पड़ा था, बट तो भी यहां टीपीए जब पेमेंट कर रहा है तो टीपीए को हॉस्पिटल का टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194 जे। 194 जे में टीपीए जो है वो हॉस्पिटल का टीडीएस है, वो हॉस्पिटल का टीडीएस काटेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? You understood my point or not? Yes sir, we have understood your point, we have got your point. अब एक और बात समझना, एक केस लॉ है दैट इज रिलेटेड टू द कोटक सिक्योरिटी करके, ठीक है? ये कोटक सिक्योरिटी का केस लॉ मैं बाद में पढ़ाता हूं, एक काम करिए आप लोग पहले जितना 194 जे में दे रखा है उसको पूरा एक बार आप रीड कर लीजिए, कोटक सिक्योरिटी का केस लॉ उसके बाद में लेते हैं।
Yes, people, done. डायरेक्टर अगर एम्प्लॉई है, इफ डायरेक्टर इज अ एम्प्लॉई, then TDS is deducted under section 192, but director is not an employee, then TDS under section 194J. Meanwhile, normally there will be a technical fees many time, and fees for technical service not only include technology related, because if you will do the non-resident taxation, there I have mentioned about the royalty FTS. FTS में managerial service भी आ जाती है, जो मैनेजरियल सर्विस होती है दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड इन द एफटीएस. यस, सेवेंथ को एक बार आप बता दीजिए वापस. तो सेवेंथ क्या होता है? दैट इज टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर मेकिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी टू द हॉस्पिटल फॉर द सेटलमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम आर लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194J. तो मैंने बताया ना, बहुत बार क्या होता है, स्टार हेल्थ है, उन्होंने टीपी अपॉइंट कर रखे हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, और ये लोग क्या करते हैं, पूरा मैनेज करते हैं. तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर अगर हॉस्पिटल को पेमेंट करता है तो ये प्रोफेशनल फीस मानी जाएगी और टीडीएस आपको 194J में काटना पड़ेगा. चलिए, अब एक लास्ट केस लो इस सेक्शन का, दैट इज रिलेटेड टू द कोटक सिक्योरिटी लिमिटेड 2016 सुप्रीम कोर्ट का. अब एक बात समझना, कोटक सिक्योरिटी सब लोग जानते हैं कोटक सिक्योरिटी को. ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपको पता है शेयर ब्रोकर है. तो कोटक सिक्योरिटी शेयर ब्रोकर है. अब कोटक सिक्योरिटी ने क्या किया, कोटक सिक्योरिटी शेयर ब्रोकर है, ये जब शेयर ब्रोकर अपना बिजनेस चालू करता है तो इनको बीएससी एनएससी से एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक सॉफ्टवेयर देता है जिसको बोला जाता है बोल्ट. आपने मार्केट में सुना होगा बोल्ट वर्ड, दैट इज बोल्ट. बोल्ट का मतलब होता है बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर. अब एक बात समझना, ये लोगों को क्या करना पड़ता है, इस बोल्ट को, जो बोल्ट यूज करते हैं, बोल्ट यूज करने के लिए इनको हर बार उसका पेमेंट करना पड़ता है, सर्विस चार्जेस पे करने पड़ते हैं. क्योंकि बोल्ट आप देखते हो ना, जब भी आप जाते हो तो एक स्क्रीन दिखती है, आपने घर से देखा होगा ब्लैक एंड वो मतलब बार बार होता है ग्रीन एंड रेड, ग्रीन एंड रेड, दैट इज कॉल्ड बोल्ट. एक सॉफ्टवेयर होता है और वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं. वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, बोल्ट. और बोल्ट जो है वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए वो क्या करते हैं, सर्विस चार्जेस लेते हैं. तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर अगर कोटक सिक्योरिटी ने बीएससी को क्या किया, ये जो कोटक सिक्योरिटी है इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी को उनका जो सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हैं, बोल्ट यूज कर रहे हैं, उसके लिए इनको सर्विस चार्जेस पे करने पड़ते हैं. तो क्या ये सर्विस चार्जेस है वो टेक्निकल फीस में आएगा या नहीं आएगा? इज दिस इज फॉर अ टेक्निकल फीस? क्या ये टेक्निकल सर्विस ली है, क्या ये टेक्निकल सर्विस में आएगा? क्या ये फीस जो है ये टेक्निकल फीस में आएगा या नहीं आएगा? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहली चीज तो देखो, टेक्निकल सर्विस का मतलब होता है कि कोई चीज एक्सक्लूसिवली आपके लिए प्रोवाइड की जाती है, मींस आपके लिए वो फैसिलिटेट की जाती है, आपके लिए चीजें दी जाती है, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल सर्विस. जैसे मैं मेरे एग्जांपल में लेता हूं, एक बात बताइए, आप बीबी वर्चुअल का जो लेक्चर जिस पे देख रहे हो वो सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा ऊपर हमारा अलग से लोगो लगा रखा है, ऊपर अलग से लोगो लगा रखा है. ये पूरा कस्टमाइज है हमारे हिसाब से, हमने इसको पूरा कस्टमाइज करा रखा है कि आपको इसमें कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा, वैलिडिटी कितनी रहेगी, वो स्पेसिफिकली जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो उसने स्पेसिफिकली ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए बनाया है और हम जो उसके लिए कुछ पेमेंट करते हैं हर महीने वो टेक्निकल फीस में आता है. लेकिन क्या बोल्ट जो है वो बोल्ट स्पेसिफिकली जो सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है वो क्या कोटक के लिए बनाया था? आंसर इज नो. वो स्पेसिफिकली कोटक के लिए नहीं बनाया था, दैट वाज नॉट स्पेसिफिकली फॉर द कोटक. तो इट वाज जस्ट अ फैसिलिटी, इट वाज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटी ऑफर्ड एंड सर्विस प्रोवाइडेड. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटी ऑफर्ड एंड सर्विस प्रोवाइडेड. In our case, whatever software we are using and all, that is called service provided. And Bolt just a facility offered. Offered की हुई है, आपको लेना है तो लो, आपकी मर्जी है करके, ठीक है. और उसके लिए कोई सर्विस चार्ज ले रहे हैं, that will not be treated as a technical service. ये टेक्निकल सर्विस नहीं माना जाएगा, ऐसा यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है. तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कोटक सिक्योरिटी लिमिटेड 2016 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट. ये जजमेंट क्या बोलता है? सर्विस चार्जेस paid by member of stock exchange to the BSE for their BSE online trading software, that is the Bolt,
एओ हेल्ड दैट इट इज अ पेमेंट फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। एओ बोलता है ये टेक्निकल सर्विस ली है आपने। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि टेक्निकल सर्विस लाइक अ मैनेजरियल एंड कंसल्टेंसी सर्विस would denote seeking of service to the cater to the special need of the customer or user as may be felt necessary। मीन्स टेक्निकल सर्विस है ना, वो एक मैनेजरियल कंसल्टेंसी सर्विस आती है, और इसमें वो इंक्लूड होती है, और उसमें कब दी जाती है, जब किसी की नीड हो और उसके नीड के हिसाब से आप जो यूजर को कोई सर्विस दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर टेक्निकल सर्विस। एंड द मेकिंग ऑफ द सेम अवेलेबल बाय द सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल सर्विस। It is the above feature that would distinguish or identify a service provider from a facility offered। भाई फैसिलिटी ऑफर्ड एक अलग चीज है और सर्विस प्रोवाइडेड एक अलग चीज है। While the former is a specific, मीन्स यहां पे फॉर्मर का मतलब जो पहले वाला, सर्विस प्रोवाइडेड दैट इज द स्पेसिफिक एंड एक्सक्लूसिव टू द सीकर ऑफ द सर्विस। में जो सर्विस चाहता है उसको एक्सक्लूसिवली वो सर्विस दी जाएगी, तो उसके लिए जो चार्ज करोगे वो आपका टेक्निकल सर्विस है। And the later, even if it is termed as a service, it is available to all and would therefore stand out in distinction to the former। The service provided by the stock exchange to which transaction charges are paid fails to satisfy the aforesaid test of the specialization, exclusive and individual requirement of the user or the consumer who may approach to the service provider for such assistance or the service। मींस यहां पे जो बोल्ट है वो बोल्ट सबको दिया जा रहा है, वो फैसिलिटी ऑफर की जाती है सबको करके, ठीक है, आपको लेना है तो लो, वैसी वाली बात है। तो भैया उसके लिए अगर सर्विस चार्जेस पे किया जा रहा है, दैट विल नॉट बी कवर्ड एज अ टेक्निकल सर्विस करके, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, नेक्स्ट सेक्शन 194 के को आप ऐसे याद रखिए ना, म्यूचुअल फंड की यूनिट पे इनकम मिलती है, तो के को ऐसे कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड याद रख लीजिए। 194 के 194 क्या बोलता है, इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ द यूनिट। अगर आपको म्यूचुअल फंड की या यूटीआई की इनकम पे यूनिट पे इनकम होती है, तो बहुत सारे ऐसे इनकम प्लान आते हैं, तो इनकम प्लान में जो इनकम दी जाती है, तो उसमें जो भी यूटीआई म्यूचुअल फंड है वो रेजिडेंट पर्सन को जब इनकम पे करेंगे 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। बट टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है अगर मान लो पेमेंट है वो अप टू 5000 है इन अ प्रीवियस ईयर। तो देखिए के का मतलब म्यूचुअल फंड की यूनिट्स या यूटीआई की यूनिट्स पे आपको इनकम हो रही है। पेयर इज एनी पर्सन दैट इज यूटीआई म्यूचुअल फंड। पेई कौन है, रेजिडेंट पर्सन है। रेट क्या है, 10% है, और टीडीएस नहीं कटेगा अगर मान लो 5000 रुपीज का तक का इनकम है पर एनम, तो इसमें टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 194 एलए। 194 एलए को ऐसे याद रखेंगे, ला तो गवर्नमेंट बोलती है तेरी प्रॉपर्टी ला करके, ठीक है। तो अगर मान लो आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर्ड हो जाती है, तो कंपलसरी एक्विजिशन गवर्नमेंट बोलती है ला। गवर्नमेंट या कोई भी, जैसे रिलायंस भी एक्वायर कर सकती है गवर्नमेंट के लॉ में, तो कंपलसरी एक्विजिशन एज पर द लॉ ही होता है, अंडर द गवर्नमेंट लॉ होता है। बट हो सकता है कंपनसेशन रिलायंस दे, जैसे फॉर एन एग्जांपल अदानी है, अदानी को स्लम रीडेवलपमेंट में वो एक्वायर करेंगे, तो एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट लॉ बना के देगी, लेकिन वो कंपनसेशन तो अदानी देगा। तो देखिए अगर मान लो, अगर ला का मतलब बोले ला ना तेरी प्रॉपर्टी ला करके, ठीक है। तो अगर कंपलसरी एक्विजिशन होता है प्रॉपर्टी का, और उस पर्टिकुलर केस में अगर कोई भी पर्सन, पेयर इज एनी पर्सन, पेई कौन है, रेजिडेंट पर्सन, कंपनसेशन देते हैं, तो कंपनसेशन पे 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। लेकिन टीडीएस सिर्फ एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही काटना है, और टीडीएस तभी कटेगा जब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया जाता है। इन अ प्रीवियस ईयर अगर आपका 2,50,000 तक की पेमेंट है कंपनसेशन का, तो टीडीएस नहीं कटेगा। 2,50,000 से ज्यादा का पेमेंट है तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस कटेगा करके। अगर 250 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा, अप टू 250 है तो टीडीएस नहीं कटेगा। दिस इज द 194 एलए, एक बार आप चेक कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, एंड दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ टुडे। चलिए दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ टुडे। तो चलिए हम जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं अभी, दैट इज सेक्शन 194M। आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, 194M 194M। अब एक बात समझना, यह सेक्शन बोलती है टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन एंड ब्रोकरेज या प्रोफेशनल फीस।
आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, ये तो आप पहले पढ़ा चुके हैं, ये तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं ना, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज एंड प्रोफेशनल फीस। सर ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना। यस ऑलरेडी हो चुका है, बट थांबा थोड़ा, रुको यहां पे। आपको याद रहेगा टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा कौन सी सेक्शन में, 194 सी में। कमीशन एंड ब्रोकरेज हमने पढ़ा 194 एच में, और प्रोफेशनल फीस पढ़ा 194 जे में। लेकिन फिर हम क्या कर रहे हैं यहां पे, तो इसका मेमोरी टेक्निक कैसे याद रखना है। 194 एम का मतलब होता है मिक्सर, मिक्स बोलते हैं ना, मिक्स हो गई, देखो ना सेक्शन मिक्स हो गई। 194 सी को मिलाया, 194 एच को मिलाया, 194 जे को मिलाया, ये तो मिक्स हो गया ना। तो दैट इज कॉल्ड मिक्स ऑफ द सेक्शन। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, 194 एम मींस मिक्स ऑफ द सेक्शन। अब आप बोलेंगे कि सर एक बात बताइए, 194 सी ऑलरेडी हो चुका है, 194 एच हो चुका है, 194 जे हो चुका है, तो यहां फिर आप क्यों लेके आए इस सेक्शन को। इस सेक्शन की जरूरत क्या पड़ी, तो सबसे पहली चीज इस सेक्शन में क्वेश्चन ही आता है पेयर कौन होगा। दूसरी चीज इस सेक्शन में पेई कौन होगा, और तीसरी चीज इस सेक्शन में रेट क्या है। एक बात बताओ, पहली चीज अगर मैं बताऊं कि 194 सी में, 194 एच में एंड 194 जे में पेयर में, पता है बीबी सर की वाइफ कवर नहीं थी, क्योंकि 194 सी एच और जे तीनों हाईजैक में आते हैं, रिया हाईजैक, और रिया हाईजैक में बीबी सर की वाइफ को तो टीडीएस काटना ही नहीं था। तो बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना था। एज वेल एज आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में एंड प्रोफेशनल फीस के केस में अगर आपका पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है या पर्सनल नेचर का प्रोफेशनल फीस है तो उस सेक्शन में टीडीएस तो नहीं कटेगा। भले इंडिविजुअल एचयूएफ है, उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, बट अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया शादी में, या फिर पर्सनल नेचर के लिए प्रोफेशनल फीस आपने पे की, जैसे मान लो डाइवोर्स के केस में प्रोफेशनल फीस पे की, तो उसमें तो टीडीएस आएगा ही नहीं। तो उनको पकड़ने के लिए यहां नई सेक्शन डाली गई 194 एम। तो 194 एम में कौन है पेयर पता है, यहां पे पेयर है ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। और कौन सा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, जो कि नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194 सी, 194 एच एंड 194 जे। मींस वो 194 सी, एच और जे में कवर नहीं होता है, वो इंडिविजुअल एचयूएफ यहां कवर हो जाएगा। तो वहां पे कौन कौन कवर नहीं होता, एक तो बीबी सर की वाइफ कवर नहीं थी, और दूसरा अगर देखिए कॉन्ट्रैक्ट के केस में एंड प्रोफेशनल फीस के केस में अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हो, जैसे केटरिंग का शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, लोगों ने अय्याशी करने के लिए आजकल पता है बड़े बड़े शादी में पैसे उड़ाने लग चालू कर दी, केटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट दे रहे लाखों रुपए के, लोग कमीशन ब्रोकरेज दे रहे हैं, लोग प्रोफेशनल फीस दे रहे हैं और टीडीएस ही नहीं काट रहे करके। ठीक है, इन्होंने बोला ऐसा कैसे, इसको ट्रैक करने के लिए एक नई सेक्शन लाते हैं। तो देखो पेयर इसमें कौन है, इंडिविजुअल एचयूएफ है, और इंडिविजुअल एचयूएफ कौन सा वाला, जो कि सी, एच और जे में कवर नहीं होता, वो वाला इंडिविजुअल एचयूएफ। पेई कौन होगा, तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं यहां पे आपका पेई होगा रेजिडेंट पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो, और रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करते हो, टीडीएस की रेट रहेगी 5%, 5% की रेट से टीडीएस इसमें कटेगा। लेकिन एक चीज समझना, इसमें टीडीएस तभी कटेगा जब आप आगे वाले पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं, वो पूरे साल का मिला के 50 लाख रुपए से ज्यादा है। मींस यहां पे देखिए 50 लाख का लिमिट है, मींस हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है, हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है, तब यहां पे टीडीएस कटेगा। अगर 50 लाख रुपए पर एनम से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं, तब आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हुआ क्या, मेरी वाइफ है मिसेस बीबी। अब मेरी वाइफ ने बोला करके, ठीक है, मेरी वाइफ है मिसेस बीबी, और मेरी वाइफ ने बोला कि अपन एक काम करते हैं, अपन एक लोनावाला में एक घर बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मेरी वाइफ ने क्या किया, सबसे पहले एक बंदे को ढूंढा जिसका नाम है मान लो मिस्टर राजेश, और राजेश को बोला कि हमको एक प्लॉट चाहिए, तो मुझे प्लीज प्लॉट दिलाना। तो राजेश इज अ ब्रोकर, तो राजेश ने बोला ठीक है हम आपको प्लॉट दिला देंगे। तो राजेश ने क्या किया, हमको प्लॉट दिलाया, और मेरी वाइफ ने इसी साल राजेश को कुछ ब्रोकरेज पे किया, और ब्रोकरेज पे किया वो फॉर एन एग्जांपल 2 लाख रुपए था। उसके बाद हमको कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत थी, क्योंकि वहां पे बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमको कॉन्ट्रैक्टर चाहिए था। राजेश बोलता है मैं कॉन्ट्रैक्टर भी हूं, तो राजेश को कॉन्ट्रैक्ट दिया और कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया। फॉर एन एग्जांपल राजेश को कॉन्ट्रैक्ट दिया और कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया 45 लाख रुपए का।
अब एक बात समझना, राजेश हमको कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कर दिया, हमको इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत थी। राजेश बोलता है मैं इंटीरियर डिजाइनर भी हूं। मैंने कहा ठीक है, तो राजेश इंटीरियर डिजाइनर है और इंटीरियर डिजाइनर के लिए इसको प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया, वो फॉर एन एग्जांपल 5 लाख किया। अब एक बात समझिए, इस पूरे साल में हम राजेश को, मेरी वाइफ मिसेस बीबी जो है वो कितना पेमेंट कर रही है, तो देखिए 2 लाख, 45 लाख एंड 5 लाख, टोटल कम्स टू 52 लाख। क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, इस सेक्शन में कटेगा @5% ऑन द 52 लाख रुपीज। मींस आप आगे वाले पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट का, कमीशन, ब्रोकरेज का, प्रोफेशनल फीस का मिला के आप 50 लाख से ज्यादा का कंसिडरेशन पे करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा @5% की रेट से यहां पे टीडीएस कटेगा करके, ठीक है। क्योंकि देखिए इस केस में क्या हो रहा था, मेरी वाइफ को 194C में काटना नहीं था, 194H में नहीं काटना था, 194J में नहीं काटना था, तो यहां पे 194M में मेरी वाइफ को टीडीएस काटना पड़ेगा @5% की रेट से। अब यहां पे एक और चीज समझना गाइस, मैं आपको बताऊं ये सेक्शन में भी पेयर कौन है, मेरी वाइफ है, तो मेरी वाइफ को 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है, 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। एक बात बताऊं, बेसिकली 3 सेक्शन ऐसी हमने पढ़ी जहां 10 नंबर नहीं लेते। कौन कौन सी 3 सेक्शन? एक तो 194IA मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, एक 194I मेरी वाइफ ने इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे ली, और एक 194M दैट इज आपका मिक्स ऑफ सेक्शन। ये 3 सेक्शन ऐसी है, ये 3 सेक्शन ऐसी है जिसमें आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू टेक द 10 नंबर। और ये 3 सेक्शन में क्या होता है पता है, टीडीएस काट के और आपको अगले महीने के 30 डेज में जमा कराना है। नॉर्मली क्या होता है, वॉट एवर टीडीएस आप डिडक्ट करते हैं इस महीने में, अगले महीने की 7th को जमा कराते हैं। बट गाइस ये 3 सेक्शन ऐसी है जिसमें आपको अगले महीने के 30 डेज में जमा कराना है। अगले महीने के 30 डेज में जमा कराना है विद द, आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और वो फॉर्म कौन सा फिल करना पड़ता है, इसके केस में आपको 26QB होता है, इसके केस में 26QC होता है, और इसके केस में 26QD होता है। तो ये 3 फॉर्म होते हैं, ये 3 अलग अलग फॉर्म आपको फिल करने पड़ते हैं। 194IA में 26QB, 194IB में 26QC और 194M में 26QD। और आपको क्या करना पड़ता है, ये 30 डेज जो नेक्स्ट मंथ है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको टीडीएस जमा कराना पड़ता है, एज वेल एज ये रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इसमें 10 नंबर की जरूरत नहीं है, और इसके केस में 30 डेज में आपको टीडीएस जमा कराना है। नॉर्मल टीडीएस तो आप कब तक जमा कराते हो, अगले महीने के 7 में। बट ये टीडीएस 194IA वाला, IB वाला और M वाला, क्योंकि मेरी वाइफ काटती है तो वो अगले महीने के 30 डेज में जमा कराएगी along with this return that is 26QB, QC and QD में। You got my point or not? Yes। चलिए एक काम करिए, आपकी बुक में जो भी दे रखा है 194M में उसको पढ़ के आइएगा, और आप कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 28 करिएगा। कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 28 है वो आप करिएगा। तो कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, और भैया जितना हमने पढ़ाया है उतना आप पढ़ के आएंगे। कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, कौन सा 28 है, हाँ 28 करेंगे, और 194M को रिवाइज करके आएंगे। एक चीज समझना, जब तक टीडीएस चल रहा है आप टीडीएस को रिवाइज करते रहना पड़ेगा, बिकॉज आप रिवाइज नहीं करोगे पीछे रह जाओगे। पहले बता दो, यू हैव टू रिवाइज द टॉपिक, आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। कल अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तो कल अपन इसके आगे वाली सेक्शन से वो कंप्लीट करेंगे। अभी तक कितनी सेक्शन हुई पता है? चलिए अपन एक बार सेक्शन नंबर लिख के जाता हूं मैं। तो देखिए सबसे पहले 192 सैलरी था, 192A EPF था, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी था, 194 डिविडेंड था, 194A जो था दैट वाज इंटरेस्ट ऑन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194B बड़े लोग विनिंग था, 194BB दैट इज द बहुत बड़े लोग हॉर्स रेसेस का विनिंग था, 194C कॉन्ट्रैक्ट था, 194D दैट इज द आपका दलाल इंश्योरेंस एजेंट था, 194DA दैट इज डेथ आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी था, 194E मींस एक्स्ट्रा इनिंग दैट इज नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, 194G गैम्बलिंग वाला कौन था, दैट इज द लॉटरी एजेंट, 194H मतलब आपका अगर हाउस भाड़े पे लेते हो तो उसका ब्रोकरेज कमीशन 194H। उसके बाद 194I मींस रेंट था, 194IA इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, 194IB मेरी वाइफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे लेती है, 194IC मेरी वाइफ ने इमूवेबल
वो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट था आईसी। उसके बाद 194 ABCDEFGHI जे का मतलब आपका जानी दुश्मन प्रोफेशनल फीस। 194K दैट इज कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड का यूनिट पे आपको इनकम मिलता है। 194 LA का मतलब आपका प्रॉपर्टी लॉ कंपल्सरी एक्विजिशन। 194 M दैट इज मिक्स ऑफ सेक्शन। तो इतनी सेक्शन हुई है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 सेक्शन हुई है अभी तक। तो अभी तक आपकी 21 सेक्शन है, वो 21 सेक्शन हुई है। कोई रह तो नहीं गया ना? 21 सेक्शन हुई है अभी तक, ठीक है। तो रिवाइज करके आइएगा आप लोग, और रिवाइज करके आइए। कल अपन इसको आगे बढ़ते हैं। जितना पढ़ा है उतना आप रिवाइज करके आएंगे, और जो जो सेक्शन के नीचे कहीं पे क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं वो क्वेश्चंस आप करके आएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स अ लॉट पीपल, सी यू टुमारो।